राजा विक्रमाजीत जपना भेष बदलकर जनता के कष्टों का अनुभव करने रात के समय भ्रमण करते थे। एक बार वह सदा की भांति जपने भ्रमण पर निकले ही ये कि थोड़ी दूर पर उन्हें भी साधु मिले। एक साधु कह रहा था कि जो लिखने वाले ने लिखा है यही होता है, परंतु दूसरा साधु कह रहा था नहीं, कर्म द्वारा ये लेख बदल भी सकता है। दोनों में इसी बात पर तू मैं हो रही थी। एक कह रहा या लेख प्रधान है, दूसरा कह रहा था फिर नहीं, कर्म प्रधान है। राजा सामने आ गया। वर्य बाबा क्यों लड़ रहे हो, याद क्या है? दोनों ने अपने पक्ष को दोहराया। राजा चकित तो रह गया, पर फिर भी उसने कहा, देखो बंधुओं, आपको पता है कि इस नगरी का राजा कीन है। किसके राज्य में आप विचरण कर रहे हैं? हाँ महाराज, जानते हैं, यहाँ का राजा बड़ा ही नवाब प्रिय है, दानी है, भगवान को जानने वाला है। तो फिर तुम तोगकात उसकी कचहरी में जाकर अपने विवाद का निर्णय। राजा इतना कहकर आनेती बढ़ गया, पर उसके दिमाग पर यह बात बोझ बनकर रह गई। लेख प्रधान या कर्म प्रधान, इसी सोच में पड़ा था कि गली के एक छोर में दीप जित रहा था और उस मकान से रोने की आवाज आ रही थी। राजा रुक गया। मकान का द्वार खटखटाया। कुछ समय बीत जाने पर द्वार खुला और एक मरियल सा मुखड़ा सामने नहर आया। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? महाराज, आप इस चक्कर में मत पड़े, हमें पता है कि आप राजा विक्रमाजीत के अतिरिक्त कोई नहीं। भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कष्ट क्या है? राजा विक्रमाजीत ही नहीं और भी कोई आपका सहायक हो सकता है। महाराज, अगर आप अवश्य जानना चाहते हैं तो आइए अंदर चलकर आपको सुनाता हूँ अपनी कहानी। राजा गृहस्वामी के पीछे पीछे अंदर चला गया। राजा को आसन देकर बिता दिया। तय गृहस्वामी ने अपनी राम कहानी शुरू की। महाराज, मेरे यहाँ शादी के 20 वर्ष तक कोई संतान न हुई। हमने नाग देवता की आराधना शुरू की। एक रात को मुझे स्वप्न हुआ कि देखो ब्राह्मण, तुम मांगो क्या चाहते ही। मैंने कहा, महाराज, मैं संतानहीन हूँ, कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान का पिंड अवश्य चाहिए। नाग देवता बोले, देखो भगत, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं लिखी है, पर तुमने इतना कर्म किया, इतनी साधना की, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी, पुत्र रत्न होगा। पर मैं विवश हूँ कि ठीक 12 वर्ष पश्चात आधी रात के समय नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैं मान गया। 12 वर्ष तो 12 वर्ष ही सही, कम से कम में संतान तो अपने घर में देखूं। तथास्तु कहकर देवता अदृश्य हो गए। आज वह 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे इकलौते बच्चे को नाम वंश करेगा और वह पर जाएगा, इसलिए ये रुदन है। राजा गृहस्वामी की सारी कहानी सुनकर असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर योता, अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि दूध तथा पोषण आदि का प्रबंध कर सकते हो। महाराज, आप जी आदेश देंगे, मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। दिल तो देवता की बात अटट होती है, यह आप सोच लें। चिंता न करो, इसका परिणाम जो निकलेगा मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हूँ। लड़के को कमरे में सुला दिया गया। मुख्य द्वार से लेकर पुष्प बिछा दिए गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर दिए गए। आधी रात के समय नाम देवता ने मुख्य द्वार से प्रवेश करना आरंभ किया। पुष्पों से सजा मार्ग, स्थान स्थान पर दूजे आहार। नाग बालक के कमरे तक आते आते दयालु को चुके थे। उसे अपने मातिक नाग देवता का आदेश भूल चुका था। क्या चाहते हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाग अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भूल चुका था। महाराजा, अपने घातक का जीवन दान, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। साथ वाते कमरे से गृह स्वामी की जांगदलनी नाग के कानों में पड़ी। यह आपने बहुत ही अनुचित मांग की है। इसका अर्थ यही है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, पर इसके लिए मुझे जो दंड भुगतना पड़े भुगत लूंगा, परंतु मैं आपके बच्चे को जीवन दिए बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर नाग धीरे धीरे मुख्य द्वार से बाहर गमन कर गए और राजा तथा गृहस्वामी ने बालक के कमरे में प्रवेश किया। राजा बोले कि महर्षि, आपका पुत्र स्वस्थ है। मेरा इतना ही काम था, लागे की बात आप मुझ पर छोड़ दे। गृहस्वामी का धन्यवाद लेकर राजा जी उनके घर से निबट अपने महल में आकर सो गए।
उन्होंने सोचा कि मैंने एक तो नेकी की है कि एक जीव को नाग का आहार होने से बचाया, दूसरा कल के मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए मेरे पास प्रमाण मिल गए। राजा नींद भर के सो गया। रात के समय उसे एक स्वप्न आया जिसमें नाग देवता उसे चुनौती दे गए कि राजा आपने विधि नेक को कर्म योग से बदलने की कोशिश की है, यह अचम्भ नहीं किया, इसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। राजा प्रातः उठा, अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर कचहरी में जा बैठा। उसके दिल में रात की बीती वार्ता तथा स्थान की वार्ता दोनों एक साथ घूम रही थीं। इससे पहले कि यह नवाय याचकों को बुलाए, उसके पेट में कुछ नड़बड़ का भाव हुआ और उसने मंत्री को आदेश दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये गद्दी से उठा शौच करने कचहरी प्रांगण से बाहर निकल गया। शीत से निवृत्त हो उसने जैसे ही गद्दी की ओर हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गद्दी तक न पहुंच सका। एक पक्षी ने उसे इन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। काला जंगल जहां हर ओर सांप ही अटखेलियां दे रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वह स्तब्ध सा रह गया। यह एक वृक्ष पर चढ़ गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, मुख की आम तो वृक्षों के फलों से शांत कर देता, पर भविष्य अधर में था। इस बीच उसे कई बार आकाशवाणी हुई कि राजा विधि लेख प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं, पर न्यायप्रच राजा ने एक गांठ सी दिल में बांध ली थी, कर्म प्रधान है। मैंने कर्म योग से ही बालक की जान बचाई है। एक दिन तक कहरा आया, उसने उसे देखा और कहा, अरे बुधा, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे उतर, कुछ कर्म कर, यहाँ चंगे रहने से तुझे क्या मिलेगा? राजा वहां से उतरा और उतरकर तयकड़हारे के पास आ गया। कही, महाराव क्या आदेश है मेरे लिए? मैं हाजिर हूँ। वो कुल्हाड़ा है, मैं थक गया हूँ। तुम भी सकड़ियाँ काटो और बेचकर रोटी कमाओ। मैं एक गट्टा बेचता था, अब 2 गई ये था करेंगे, कर्म प्रधान है। लकड़हारा बने राजा का अब ये धान्या ही बन गया। मगर तकड़हारे की आज्ञा छिना वह दूसरी जगह भी अपना गन्हा वेव डालता, जबकि तकड़हारे की एक ही बनिए के साथ 60 गांठ ही। जब लकड़हारे ने देखा कि मेरा गौकर तो मुझसे अधिक दाम ताता है, तो उसने बनिए को कहा, महाराजा भूलते तो मेरा नौकर अधिक दाम लाता है, आप तो मुझे कम दाम देते हैं। बनिया चालाक था, उसने लकड़हारा बने राजा 60 गांठ की और उसे अपने पास नौकर लिया। राजा विक्रमाजित अब लकड़हारे का नौकर न रहकर अब बनिए का नौकर था और उसी के पास रहकर रहने लगा। एक दिन उस नगर के राजा का भंडारी बनिए के साथ बातें वार रहा था कि हमारा राजा बहा उदास रहा है, उसके पास एक मुकदमा आया है, उसका निर्णय देने के लिए उतने रात दिन परेशानी में काटने पड़ रहे हैं। ये बात नौकर अर्थात राजा विक्रमजीत ने भी सुन ली। वह बोले, अरे भंडारी जी, यह क्या मुकदमा है जिसका निर्णय राजा नहीं दे पा रहा है? बोला, हमें भी तो पता चले, हो सकता है नगर के राजा की हम ही सहायता कर सकें। बनिया इस पर गुस्से में बोला कि तुम क्या जानो राजाओं की बातें, तुम्हें अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए। टके का नौकर लाखों के स्वप्न लेता है, अपनी स्थिति देख, हमारी बात में बाधा मत डाल। मगर भंडारी ने यह बात राजा वो मंत्री तक और मंत्री ने राजा तक पया दी। राजा के आदेश से बनिए के नौकर राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। बनिए ने सोगा, मेरा कान ही बिगड़ गया, पता नहीं राजा कहीं मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए। राजा विक्रमाजीत को राजभवन में लाया गया। नगर के राजा ने उसे पूछा कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो निर्णय देने में? पर महाराज, मुझे पता तो चले कि आपके सम्मुख क्या समस्या है जिसने आपको परेशान कर रखा है और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुलाया है। देखो महाशय, तुम्हारी प्रशंसा भंडारी से सुनी है, तभी तुम्हें बुलाया है। विधि लेख प्रधान है या कर्म प्रधान है, यही निर्णय देना है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इस निर्णय में? हाँ महाराजा, ये तो एक साधारण सा निर्गुण है। आप फैसला दे सकते हैं कि वम प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। पर महाशय, इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। इसके प्रमाण हेतु सेवक हाजिर है। राजा की आज्ञा से पादरी को बुलाया गया। निर्णय दे दिया गया कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं, पर इसको लिए प्रमाण की आवश्यकता थी। प्रमाण के रूप में राजा विक्रमाजीत को बुलाया गया। उसने अपने आप को पर्दे में रखकर सारी वाणी सुना दी कि राजा विक्रमाजीत के सम्मुख भी वही प्रश्न आया या और उसने प्रमाण सहित यह निर्णय दिया था कि कर्म प्रधान है, लेख प्रधान नहीं। वादी ने सारी कथा सुन
स्वीकार किया कि राजा का निर्णय सत्य है। राजा ने बनिए के नीकर को कहा कि तुम बनिए की नौकरी छोड़ दी और आज से तुम मेरे मंत्री रहे। नौकर बने राजा विक्रमादित्य ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु इसके लिए मुझे बनिए से तो आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। राजाओं के लिए आज्ञा की आवश्यकता तो थी नहीं, फिर भी बनिए की स्वीकृति लेकर राजा के मंत्री पद का भार संभाल लिया। दिन बीतते चले गए। राजा अपने मंत्री के काम से इतना प्रभावित हुआ कि राज्य का कार्यभार सारा मंत्री पर ही डाल दिया। मेलजोगा इतना बढ़ गया कि दोनों प्रातः भ्रमण के लिए भी इकट्ठे ही जाने लगे। एक दिन दोनों घूमने गए थे। जंगल में जाकर शौचादि से निवृत्त होने के लिए हाथ में गड़बी लिए इधर उधर हो गए। राजा विक्रमजीत उसी प्रकार गड़बी के लिए हाथ बढ़ाने की ही था कि वही पक्षी वाया और राजा विक्रमजीत को उठाकर उसी स्थान पर ले गया जहां से कुछ समय पूर्व उसे उवाया था। राजा के सामने वैसे ही गड़छी पड़ी थी। उसने पानी भरा और हाथ मुंह धोकर कचहरी वाला गया। मंत्री ने कहा, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। विक्रमाजीत हैरान था कि मैंने तो एक योग्यता दिया और ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी आ गया। वह स्वयं हैरान था कि आखिर बात क्या है। राजा ने सिंहासन संभालकर सारे निर्णय सुनाए और उन दोनों का निर्णय भी प्रमाणपूर्वक बताया कि लेख से कर्म बड़ा है, कर्म से लेख की मोड़ा जा सकता है।